बच्चों, सभी को नए साल की शुभकामनाएं। नए साल में आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग जो है वो इतिहास का जो पहला पाठ है, इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा, इस पाठ का मूल्यांकन करेंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में भी हमने इतिहास लेखन की पश्चिमी परंपरा का मूल्यांकन किया है। आज हम इसकी उजड़नी करेंगे, मतलब इसको जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस मुद्दों के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे कि इसमें से हमको पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और धीरे धीरे इतिहास लेखन ये क्या है, ये हमको समझना जरूरी है। बच्चों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इतिहास किसे कहते हैं। जब इतिहास किसे कहते हैं, ये प्रश्न जब हमारे सामने आता है तो हमारे मन में एक ही सवाल, हमने एक ही बात करना चाहिए कि इसका जो है संधि विग्रह कर लिया जाए। इसका क्या कर लिया जाए? संधि विग्रह। इति प्लस हास, मतलब इति मतलब प्राचीन, हास मतलब घटना, कि प्राचीन घटनाओं का किया गया अध्ययन, प्राचीन घटनाओं का किया जाने वाला अध्ययन जिस शास्त्र में होता है उसे इतिहास के नाम से संबोधित किया जाता है। ये इसका स्पष्ट रूप से परिभाषा है कि भूतकालीन घटनाओं का तर्क शुद्ध पद्धति से किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो बच्चों, हम लोग किताब के हिसाब से देखेंगे कि हमको समझना जरूरी है कि भूतकाल में घटित घटनाओं के बीच क्रमक संगति बिठाकर उसका आकलन करना, इसका उद्देश्य लेकर इतिहास का अनुसंधान, लेखन और अध्ययन किया जाता है। कि भूतकाल में जो घटना घटित हुई है, इसको उसको क्रम से बिठाकर, एक संगति में बिठाकर उसका आकलन करना, उसका अध्ययन करना, इस उद्देश्य को लेकर इतिहास का अनुसंधान किया जाता है, इतिहास का संशोधन किया जाता है, इतिहास का लेखन किया जाता है। और यह घटना जो निरंतर और अखंड रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चों, इतिहास कभी खत्म नहीं होता, इतिहास निरंतर बढ़ते रहता है। आज का दिन जो है वो कल के लिए इतिहास हो गया, आज का दिन जो है वो कल के लिए इतिहास हो गया, तो इसका लेखन करना हमारे लिए जरूरी है। तो वैज्ञानिक पद्धति से, तर्क शुद्ध शास्त्रीय पद्धति से इतिहास लेखन की जो इतिहास अनुसंधान की पद्धतियां है वो कौन सी है, ये हमको समझना जरूरी है। कि इतिहास का लेखन करना तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन लेखन करते वक्त बच्चों अगर लेखन नहीं करेंगे तो हमको इतिहास समझ में आएगा क्या? हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे क्या? नहीं, हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हमको नहीं होगी। तो इसको तर्क शुद्ध पद्धति से किस प्रकार से इतिहास लेखन किया जाता है, इसके अनुसंधान की पद्धतियां बताई गई है। इसके अनुसंधान की कितनी पद्धतियां बताई गई है, ये पद्धतियां कौन सी है, ये हमको समझना जरूरी है। ठीक है, देखो, पहला, उपलब्ध ऐतिहासिक साधनों के संदर्भ में पड़ताल करना, मतलब जो ऐतिहासिक साधन हमारे पास उपलब्ध है उसके बारे में, उसकी जो जानकारी है वो सही है या गलत है, इसकी जांच पड़ताल करना। दूसरा, इतिहास के साधनों का विश्लेषणात्मक अनुसंधान, जो इतिहास के जो साधन है, साधनों का विश्लेषणात्मक अनुसंधान। जो इतिहास के साधन है वो भौतिक साधन है, मौखिक साधन है, दृश्य साधन है, अदृश्य साधन है। जो भी साधन है उसका विश्लेषणात्मक, उसका तर्क शुद्ध पद्धति से उसका अनुसंधान करना, उसकी शोध करना, उसकी खोज करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, उसके बाद तीसरा है संभावित परिकल्पनाएं प्रस्तुत करना, इसमें क्या क्या कल्पनाएं हो सकती है, क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, ये इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद है बच्चों, ऐतिहासिक संदर्भों के साथ संबंधित उचित प्रश्नों की प्रस्तुति करना। संदर्भ हमारे पास उपलब्ध है, जो संदर्भ हमारे पास उपलब्ध है, संदर्भ मतलब जिसके द्वारा हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त हो रही है, तो उसमें उचित प्रश्न पूछकर उसकी प्रस्तुति करना, ये सही है या गलत है, ये इतिहास अनुसंधान की पद्धतियां है। और अनुसंधानकर्ता जब सही जगह पर पहुंचता है तो वो इतिहासकार कहलाता है। अनुसंधानकर्ता, जो अनुसंधान, जो खोज कर रहा है, खोज करके लिख रहा है, वो क्या बन गया? इतिहासकार बन गया। तो उसमें जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसके संबंधित उचित प्रश्न पूछकर उसकी प्रस्तुति करना। उसके बाद बच्चों, ऐतिहासिक जानकारी का संकलन करना, ऐतिहासिक परिवर्तनों के कारण बनी हुई प्रक्रियाओं का स्वरूप अधोरेखित करना, उसका तुलनात्मक विश्लेषण करना। कि ऐतिहासिक जानकारी है उसको संकलन करना, एक साथ मिलाना, जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं उसकी प्रक्रिया को क्या करने का, उसकी प्रक्रिया को क्या किया जाए बच्चों? उसकी प्रक्रिया को एक अधोरेखित करना, कौन
कौन सी बातें महत्वपूर्ण है उसको अंडरलाइन करना और उसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना, तुलनात्मक रूप से उसका विश्लेषण करना कि क्या सही है, क्या गलत है, ऐसी घटना हुई तो क्यों हुई, इसके बाद का कारण क्या है, इसमें जलवायु का कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा है या क्या है, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद बच्चों विशिष्ट ऐतिहासिक घटना की उपलब्ध जानकारी के स्थान, कलात्मक संदर्भ तथा ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति की विभिन्न अवधारों की चौखटों का अवलंबन करना। अब ये जो घटना घटित हुई है, वहाँ की जलवायु कौन सी थी, वहाँ का वातावरण कौन सा था, स्थान कौन सा था, कलात्मक जो घटनाएं कौन सी थी, इसका ऐतिहासिक पद्धति से अध्ययन करना और विभिन्न अवधारों के पार करके उसको आकलन करना, विभिन्न का उसका आकलन करना। ये सब जो है बच्चों कि ये क्या कहलाती है, इतिहास की प्रस्तुति कहलाती है, इतिहास अनुसंधान की पद्धति कहलाती है, इतिहास अनुसंधान की ये पद्धति कहलाती है। ठीक है, तो मतलब ये बातों को ये 1 2 3 4 5 6 मतलब इतिहास अनुसंधान की पद्धति है, जो इतिहास का अनुसंधान अनुसंधान किया जाता है, उसके बाद इतिहास का लेखन किया जाता है। उसके बाद क्या है बच्चों, इतिहास का लेखन किया जाता है और ये अनुसंधान करने के बाद ही जो इतिहास लिखा जाता है, उसके बाद ये हम लोग इतिहास की किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट भाग है इतिहास लेखन की परंपरा। अब हमको देखना है इतिहास लेखन की परंपरा। आज हम जो प्राचीन रूप से मध्ययुगीन युग से आधुनिक युग का जो इतिहास पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, अगर उस समय पर इस प्रकार का अनुसंधान नहीं किया गया होता, खोजबीन नहीं की गई होती, तो आज हम इतिहास पढ़ते थे कि बच्चों, आज हम इतिहास को नहीं समझ सकते थे। तो हमारे सामने महत्वपूर्ण है इतिहास लेखन की परंपरा, ये प्राचीन काल से चली आ रही है कि प्राचीन काल से विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में इस प्रकार की इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी। विश्व की प्राचीन संस्कृति में आज जो हम इतिहास लेखन कर रहे हैं, तो विश्व की जो प्राचीन संस्कृतियां हैं, वहां पर इस प्रकार का इतिहास लेखन नहीं किया जाता था। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इसका अर्थ ये नहीं कह सकते कि उन लोगों को भूतकाल का बोध अथवा जिज्ञासा नहीं। अब वो प्राचीन काल में तो इतिहास लिखा नहीं जाता था, इसका मतलब ये हुआ कि उनको अपने भूतकाल के बारे में इतिहास की जानकारी नहीं थी, अपने भूतकाल के बारे में जानकारी नहीं थी। बच्चों इसके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जे इतिहास विसरता ते कभी इतिहास घडू शकत नहीं। हमको हमारा वर्तमान अगर सही स्थिति में लेकर जाना है, हमारा भविष्य सुधारना है, तो हमको इतिहास से प्रेरणा लेनी होगी कि भूतकाल में हमने जो घटनाएं घटित हुई है, जो हमने वहां पर गलतियां की है, वो हमारे भविष्य काल में हम ना करें, तो हमारा भविष्य काल उज्जवल बनता है। तो इतिहास को समझने मतलब अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इतिहास को समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो उस समय पर क्या होता था, फिर कैसा इतिहास लेकर लिखा जाता था, तो फिर एक दूसरे से संपर्क करके जो प्राचीन घटनाएं हैं, जो हमारे पूर्वज के द्वारा जो वीरता की कहानियां हैं, जो बड़े बुजुर्ग हमारे पूर्वज पराक्रम की बातें हमको सुनाते थे और सुनने के बाद क्या करते थे, हम उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाते थे, अगली पीढ़ी तक हम उसको पहुंचाते थे, अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। जैसे उसमें कहानी है, गीत है, शौर्य है, बहुत सी ऐसी कहानियां होंगी बच्चों कि जिसमें हमको पता चलता है कि उस समय पर छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथाएं, महाभारत के युद्ध, उसकी घटित घटनाएं, बहुत से पोवाड़ों में, कहानियों में इनका उल्लेख होता है। यह हमको समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे आधुनिक इतिहास। ये तो प्राचीन इतिहास हो गया, हम उसके जरिए प्राचीन इतिहास को समझ सक रहे हैं, उसके जरिए हम प्राचीन इतिहास को समझ सकते हैं। बहुत से ऐसे 30 त्योहार है, उसके इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है, तो हर 30 त्योहार का क्या आता है, एक गीत आता है, गीत और पवाड़ों के माध्यम से हम उस समय की संस्कृति को हम समझ सकते हैं। अभी हमको देखना है आधुनिक इतिहास लेखन। आधुनिक इतिहास लेखन, आज के समय पर इतिहास लेखन की विशेषता क्या है, उसकी प्रमुख विशेषता कितनी है, वो विशेषता 4 है। वो 4 विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को मैं। आधुनिक इतिहास लेखन की 4 आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति की 4 प्रमुख विशेषता बताई। आज के समय पर जो इतिहास लिखा जाता है, उसकी 4 विशेषता बताई गई है, जो हमको आज हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। तो देखो कौन सी 4 पद्धतियां बच्चों। पहली है आधुनिक इतिहास लेखन की 4 प्रमुख विशेषता है, पद्धति की 4 विशेषता है। पहला है, यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है, इसका प्रारंभ उचित प्रश्नों की प्रस्तुति के साथ होता है। ये वैज्ञानिक पद्धति है, इसका जो प्रारंभ है वो उचित प्रश्नों के साथ होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें।
और प्रश्न का उत्तर हम लोग उसको देंगे तो समझ लो हमारे सामने इतिहास प्रस्तुत हो रहा है। यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। इसका प्रारंभ उचित प्रश्नों की प्रस्तुति के साथ होता है। दूसरा है, ये प्रश्न मानव केंद्रित होते हैं, अर्थात ये प्रश्न भूतकालीन विभिन्न मानवीय समाज के सदस्यों द्वारा विशिष्ट कालावधि में किए गए व्यापारों से संबंधित होते हैं। ये मानव केंद्रित, मनुष्य से केंद्रित होते हैं। और ये प्रश्न जो होते हैं, ये भूतकालीन मानवीय समाज में जो सदस्य हुआ करते थे, जो उनके द्वारा विशिष्ट कालावधि में जो व्यापार होता था, उससे संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं आधुनिक इतिहास लेखन की पद्धति में। इतिहास में उन कार्य व्यापारों का संबंध देवी घटनाओं अथवा देवी देवताओं की कथा कहानियों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं किया जाता। अब ये व्यापार के संबंधित है। इसमें जो इतिहास में जो देवी देवता होकर गए, उनकी जो घटनाएं घटित हुई है, उनके साथ ये कहानियों को जोड़ने का प्रयास नहीं किया जाता, सिर्फ ये मानव केंद्रित होते हैं। इसमें किसी प्रकार के चीजों का उल्लेख नहीं होता है। ये आधुनिक इतिहास लेखन की पद्धति की विशेषता है दूसरी। अब बच्चों तीसरी विशेषता क्या है, देखो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों को। बच्चों तीसरी पद्धति है। तीसरी पद्धति क्या है कि उन प्रश्नों के इतिहास में दिए गए उत्तरों को विश्वसनीय प्रमाणों का आधार प्राप्त होता है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो उसके उत्तर दिए जाते हैं, तो उसको इतिहास में जो साक्ष्य है, उसको विश्वसनीय प्रमाण प्राप्त होता है। अतः इतिहास की प्रस्तुति अथवा संरचना तर्कपूर्ण और सुसंगत बैठने वाली होती है। कि जो इतिहास की जो प्रस्तुति होती है, जो इतिहास लिखा जाता है, वो एक प्रकार की तर्कपूर्ण और सुसंगत तरीके से कालक्रम अनुसार उसको क्या किया जाता है, बिठाया जाता है। चौथा है, चौथी विशेषता है, भूतकाल में मानव समाज द्वारा किए गए कार्य व्यापारों के आधार पर इतिहास में मानव समाज की प्रगति का अनुमान किया जाता है। अब भूतकाल में जो प्राचीन घटना है, उसमें मानव समाज द्वारा जो कार्य है, जो व्यापार किया जाता है, अगर व्यापार अच्छा होगा तो इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि उस समय पर जो मानव समाज की प्रगति अच्छी स्तर पर थी। इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। ये आधुनिक इतिहास लेखन की पद्धति की 4 विशेषताएं है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं कि उपयुक्त विशेषताओं से युक्त आधुनिक इतिहास लेखन की परंपरा के बीच प्राचीन ग्रीक अथवा यूनानी इतिहासकारों के लेखन में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है द हिस्ट्री या ग्रीक भाषा का है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हेरोडोटस नामक इतिहासकार था। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग द हिस्ट्री ग्रंथ में शीर्षक में किया गया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ये यूनानी ग्रीक इतिहासकार था, उसने सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किया। ये ग्रीक का शब्द है, इसलिए उसने तर्क शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति से इतिहास लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। आज जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा उनके जैसा लिखा गया इतिहास है, इसीलिए उनको आधुनिक उनको जो है इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। उनको इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जो द हिस्ट्री, क्या है, द हिस्ट्री उनके द्वारा लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखेंगे हम यूरोप में। अब यूरोप में जो इतिहास विचारवंत होकर गए, जो इतिहासकार हो गए, उन्होंने किस प्रकार से इतिहास लेखन किया है, कौन से ग्रंथ उन्होंने लिखे, ये हमारे लिए समझना जरूरी। इस पाठ का बच्चों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि जो यूरोप के, जो प्राचीन रूप से यूरोप के पाश्चिमात्य इतिहासकार है, वो कौन से इतिहासकार, उन्होंने किस प्रकार के इतिहास का अध्ययन किया है, किस प्रकार के इतिहास का लेखन किया है, और इतिहास लेखन करने बाद कौन से ग्रंथ उन्होंने लिखे, ये हमको समझना जरूरी है, क्योंकि पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को। ठीक है बच्चों, यूरोप के हेडिंग है यूरोप के प्रमुख विचारक। यूरोप के प्रमुख विचारक मतलब इतिहासकार, जिन्होंने इतिहास लिखे हैं, परंपरा शुरू की है। अब उन्होंने कौन से इतिहास किस प्रकार से लिखे हैं, ये हमको समझना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम प्रमुख विचारक में देखेंगे रेने देकार्त।
अब रेने देकार्त ने, इनका जन्म 1596 में हुआ है, मृत्यु 1650 में हुई है। मृत्यु 1650 में। इस समय कर इनके कार्यकाल में किस प्रकार से उन्होंने इतिहास लेखन को आगे बढ़ाया है, इतिहास का लेखन क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, इतिहास का लेखन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऐतिहासिक साधनों की विशेषता कागजातों की विश्वसनीयता से जांच करना आवश्यक है, ये विचार आग्रहपूर्वक रखा जा रहा है। यह विचार रखने वाले फ्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्त अग्रणी थे। मतलब इतिहास लिखने से पहले जो कागज है, जो संदर्भ है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसका विश्वसनीयता पूर्व उसका क्या किया जाए, विश्लेषण किया जाए, उसकी जांच पड़ताल किए जाए। ये सबसे पहले लिखने वाले कौन से इतिहासकार माने जाते हैं, रेने देकार्त। इन्होंने सबसे पहले बात प्रस्तुत की है कि इतिहास लिखना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास लिखना जरूरी है, लेकिन इतिहास लिखने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स, जो कागजात उपलब्ध, जो पुरावे हमारे पास उपलब्ध है, उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये प्रस्तुत करने वाले सबसे पहले कौन है, रेने देकार्त। उनके द्वारा लिखन गया ग्रंथ कौन सा है बच्चों, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। यह ग्रंथ वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से एक नियम महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। जब तक कोई बात सत्य है ऐसा निसंदेह रूप से स्थापित नहीं होता, तब तक कदापि स्वीकार। जब हमको, उनका कहने का मतलब, जब तक कोई हमको ये बात पता नहीं चलती कि सत्य है, हमारे को 100% पता है कि ये बात सत्य है, तब तक उसको लिखना नहीं चाहिए, ऐसा उनका उद्देश्य था। और ऐसा लिखने वाले कौन से थे, रेने देकार्त, जिनका कौन सा ग्रंथ लिखा गया बच्चों, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये उनका पहला ग्रंथ लिखा गया है। उसके बाद देखेंगे बच्चों वॉल्टेयर। अब वॉल्टेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। वॉल्टेयर बच्चों, ये बात के लिए बता दूं कि आधुनिक इतिहास लेखन के जनक वॉल्टेयर को माना जाता है। इसको माना जाता है, वॉल्टेयर को आधुनिक इतिहास लेखक का जनक कहा जाता है। आधुनिक इतिहास लेखन के जनक के रूप में उनको वॉल्टेयर को जाना जाता है। देखो, इनका जन्म हुआ है 1654, मृत्यु हुई है 1778 में। देखो, वॉल्टेयर का वास्तविक नाम फ्रांसा मरी अरुए था। फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर ने इतिहास लेखन हेतु यह विचार प्रस्तुत किया कि मात्र वस्तुनिष्ठ सत्य और घटनाओं के कालक्रम तक ध्यान केंद्रित न करते हुए समाज में प्रचलित परंपराएं, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, कृषि आदि घटकों का विचार करना भी आवश्यक है। उसने क्या प्रस्तुत किया है इतिहास लेखन में, उसने बताया कि प्राचीन काल में जो घटना घटित हुई है, जो वस्तुनिष्ठ घटनाओं का कालक्रम है, इसको प्रस्तुत करने से पहले उस समय का समाज की स्थिति क्या थी, परंपरा क्या थी, व्यापार कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, कृषि व्यवस्था कैसी थी, इन सब बातों का उल्लेख करना जरूरी है, तभी इतिहास सही तरीके से लिखा जाएगा। जो साधन उपलब्ध है उसकी जांच पड़ताल करो, उसकी सत्यता की पड़ताल करो, उसको वस्तुनिष्ठ सत्य होना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन इसी के साथ साथ उस समाज की परंपराएं किस प्रकार की थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, कृषि परंपरा कैसी थी, इन सब का विचार करना भी जरूरी है। इसी की दृष्टिकोण से आधुनिक इतिहास लिखा गया है। इसी के कारण इन इतिहासकार को, वॉल्टेयर को आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं हम लोग दूसरे विचारवंत, दूसरे विचारक इतिहासकार जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। क्या है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। अब जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, इनका जन्म 1770 में हुआ है, मृत्यु 1831 में हुई है। बच्चों, इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, इन्होंने इतिहास लेखन को किस प्रकार से शुरुआत की है, कि इतिहास लेखन के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, ये उन्होंने क्या बताई हमको देखना है। देखो बच्चों, कि इस जर्मनिक इतिहासकार ने इस बात पर बल दिया कि ऐतिहासिक यथार्थ तो वास्तविकता को तर्क शुद्ध पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इतिहास का घटनाक्रम प्रगति के चरणों को दर्शाता है, उसे प्रतिपादित किया जाता है। इतिहास की प्रस्तुति तो सरलता से इतिहासकार को समय समय पर उपलब्ध होने वाले प्रमाणों के अनुसार बदलते जाना स्वाभाविक है। उन्होंने बात प्रस्तुत की है, क्या बात प्रस्तुत की है, कि इतिहास में तर्क शुद्ध पद्धति से वास्तविकता को प्रस्तुत करना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ इतिहास में अगर जो जो पुरावे हमको स्पष्ट रूप से हमारे सामने आते हैं, तो इतिहास को धीरे धीरे उसको अलग रूप देना चाहिए, उसको बदलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार इतिहास लिख दिए, हमको पुरावा भी मिल रहा है, दूसरे कागजात भी मिल रहे हैं, तो उसका उल्लेख हमको करना जरूरी है। तो इतिहास को परिवर्तित करना चाहिए, इतिहास बदलना नहीं चाहिए। जो लिखने की पद्धति है, वो जिस लिखने की पद्धति जो लिखा गया है
उसको और स्पष्ट रूप से उल्लेख करके वहां पर लिखना चाहिए। ये उनकी महत्वपूर्ण बात थी। किसकी थी? जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। इनके द्वारा कौन से बच्चों इन्होंने संकलन किया है, लेख लिखे हैं। तो देखो इनका लेख कौन सा है? हेगल के व्याख्यानों और लेखों का संकलन इन इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफी साइंस नामक ग्रंथ में प्राप्त है। हेगल द्वारा लिखी रीजन इन हिस्ट्री पुस्तक चर्चित है। उन्होंने पुस्तक लिखी है, क्या नाम है? रीजन इन हिस्ट्री। ये पुस्तक उनका ग्रंथ महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे के इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रांके। जन्म हुआ है 1795, मृत्यु हुई है 1886। देखो इन्होंने 19वीं शताब्दी में किए जा रहे इतिहास लेखन पद्धति में बर्लिन विश्वविद्यालय के लियोपोल्ड रांके ने विचारों का प्रभाव दिखा देता है। मूल दस्तावेज के आधार पर ज्ञान प्राप्ति करके आधुनिक अधिक महत्वपूर्ण होती है। मतलब मूल दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसको स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए। मूल दस्तावेज की हमेशा खोज करती रहनी चाहिए। कागजों की खस के खोज करनी चाहिए। हमारे पास एक बार इतिहास आ गया, हम उसके बारे में छोड़ दिए नहीं। एक इतिहास का टॉपिक हमारे पास किताब है, इसके बारे में बार बार खोज करते रहनी चाहिए। ये लियोपोल्ड वॉन रांके के थे। ये बर्लिन विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं। उनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया बच्चों? उनके विश्व के इतिहास की प्रस्तुति तो संरचना पर बल दिया गया। उनके विविध लेखों का संकलन द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ग्रंथों से प्राप्त है। ये दो ग्रंथ उन्होंने एक ग्रंथ उन्होंने लिखे द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और उनके लेखों का संकलन द थियरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण विचारक माने गए बच्चों कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, इनके द्वारा लिखा गया दास कैपिटल महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। देखो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित गए सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप इतिहास की ओर देखने का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण परिवर्तन आने लगा। वैचारिक प्रणाली अस्तित्व में आई है। इतिहास अमूर्त कल्पनाओं का नहीं होता है, अपितु वो जीवित मनुष्य का होता है। जो मृत्यु मतलब जो ये सीधी उनके कहने का मतलब है कार्ल मार्क्स का कि मनुष्य मतलब जीवित व्यक्ति का इतिहास होता है, जीवित मनुष्य का इतिहास होता है। मनुष्य के बीच के रिश्ते नाते के मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले उपलब्ध संसाधनों का स्वरूप और स्वामित्व पर निर्भर करते हैं। यह संसाधन समाज के विभिन्न समाज के वर्गों के समान मात्रा में प्राप्त नहीं हो। देखो उनका कहने का मतलब उन्होंने समाज को सबसे महत्वपूर्ण लिखा है। उनका कहने का तात्पर्य समाज में दो वर्ग होते हैं, एक जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है और एक शोषक वर्ग जिसके पास स्वामित्व नहीं होता है। एक शोषक वर्ग होता है, एक शोषित वर्ग होता है। उनको शोषित किया जाता है, वो शोषक वर्ग है। तो इस समाज का वर्ग जो स्वरूप है, वर्गवाद के सिद्धांतों को उन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत किया है। समाज का तुलनात्मक रूप से उन्होंने अध्ययन किया है। एक वर्ग ऐसा होता है जो समाज के अन्य वर्गों का क्या करता है? शोषण करता है, दूसरे वर्ग का शोषण करता है। और ये इतिहास उनके संघर्ष का इतिहास माना जाता है। ये दास कैपिटल नामक उनके ग्रंथ में उन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा लिखा गया दास कैपिटल ग्रंथ तो विश्व विख्यात माना जाता है। इसका कार्ल मार्क्स, इसका जन्म 1918 में हुआ है, मृत्यु 1883 में हुई है। अब उसके बाद बच्चों एक महत्वपूर्ण इतिहास लेखन की परंपरा को ध्यान में रखते हुए इतिहास लेखन किया गया है, उसे एनएस प्रणाली के नाम से जाना है। अब ये एनएस प्रणाली क्या है? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो इतिहास लेखन किया जाता था वो एनएस प्रणाली को ध्यान में रखकर इतिहास लेखन किया जाता था। अब ये एनएस प्रणाली क्या है, इसको हमको समझना जरूरी है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। एनएस प्रणाली देखो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में एनएस नाम से जाने वाली इतिहास लेखन की प्रणाली का उदय हुआ है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में एनएस नाम से जाने जाने वाली इतिहास लेखन की प्रणाली का उदय हुआ है। एनएस प्रणाली के स्वरूप इतिहास लेखन को एक भिन्न दिशा प्राप्त है। एनएस प्रणाली के कारण इतिहास के स्वरूप को एक भिन्न दिशा प्राप्त हुई है। अब ये एनएस प्रणाली क्या है? देखो, इतिहास का अध्ययन मात्र राजनीतिक गतिविधियां, राजाओं, महान नेताओं, उनके अनुशासनिक रूप से राजनीति, कूटनीति और युद्ध पर केंद्रित न करते हुए तत्कालीन जलवायु,
स्थानीय जन, किसान, व्यापार, औद्योगिक यातायात, संचार, संपर्क साधने, सामाजिक विभाजन और सामूहिक की मानसिकता जैसे विषयों का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखो बच्चों, इसको समझो कि एनएस प्रणाली से इतिहास लेखन क्या है। कि पहले जो इतिहास लेखन किया जाता था, उसमें राजा महाराजाओं की कथा कहानियां, उनकी राजनीति, उनके युद्ध, उनकी कूटनीति, महान राजाओं की, महान नेताओं की यश गाथाएं, उनके शौर्य, इस चीजों का उल्लेख किया जाता था। इनका कहने का मतलब क्या है कि राजा महाराजाओं, इनकी कहानियां, इनके शौर्य, उनकी युद्ध नीति, इनकी कूटनीति, इन सबका उल्लेख करते हुए करना भी चाहिए। उसी के साथ-साथ उस समय की जलवायु, यातायात, संपर्क साधने, सामाजिक विभाजन, मनुष्य की मानसिकता, इन सब विषयों का उल्लेख करना इतिहास में ज़रूरी है। तभी हमको इतिहास की सही जानकारी प्राप्त होगी। यही बच्चों क्या है, एनएस प्रणाली है। एनएस प्रणाली में क्या है? एनएस प्रणाली किसे कहते हैं? कि प्राचीन काल के इतिहास, राजा महाराजाओं, नेताओं की युद्ध नीति, कूटनीति, उनकी शौर्य गाथा का के ऊपर ध्यान केंद्रित न करते हुए आधुनिक समाज के, उस समय के समाज की तत्कालिक जलवायु, स्थानीय जन लोगों की, किसान लोगों की, व्यापार, औद्योगिक, यातायात, संचार, संपर्क माध्यम, सामाजिक विभाजन, उनकी मानसिकता आदि विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए एनएस प्रणाली के द्वारा ही आधुनिक युग के इतिहास को अलग योगदान प्राप्त हुआ है और आज का जो इतिहास लिखा जा रहा है कि एनएस प्रणाली के माध्यम को ध्यान में रखकर लिखा जा रहा है। ठीक है बच्चों, एनएस प्रणाली का प्रारंभ करने और विकसित करने का श्रेय फ्रांसीसी इतिहासकार को जाता है और एनएस प्रणाली जो आज प्रचलित है, इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है बच्चों? ये फ्रांसीसी इतिहासकार को जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गए, क्या हो गई है कि एनएस प्रणाली के द्वारा लिखा गया इतिहास। समझ में आया? अब इसके बाद देखते हैं स्त्रीवादी इतिहास लेखन और उसी के बाद बच्चों 20वीं शताब्दी में, 19वीं 20वीं शताब्दी में स्त्रियों, अब ये जो लिखा जाता था समाज के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में, अब स्त्रियों का भी इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है और नारी शक्ति को भी प्रस्तुत किया जाता है। नारी शक्ति को भी प्रस्तुत किया जाता है। तो इन सब बातों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ये स्त्रीवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। स्त्रीवादी इतिहास में किन चीजों को होना चाहिए उसको ध्यान में रखा है। ठीक है बच्चों, देखो स्त्रीवादी इतिहास लेखन से तात्पर्य स्त्रियों के दृष्टिकोण से की गई इतिहास की तुलना, इतिहास स्त्रियों को ध्यान में रखकर की गई इतिहास की रचना। फ्रांसीसी विदुषी जिनका नाम क्या है, सीमा दो बोआ, इन्होंने सबसे पहले बच्चों, इन्होंने सबसे पहले स्त्रीवादी लेखन को प्रस्तुत किया है। स्त्रीवादी इतिहास लेखन में स्त्रियों को स्थान देने के साथ साथ इतिहास लेखन के क्षेत्र में पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर पूर्ण विचार करने पर बल दिया गया है। जो पुरुष प्रधान समाज प्रणाली थी, उन्होंने स्त्रियों को भी इतिहास में उल्लेख किया जाए, स्त्रियों को भी स्थान दिया जाए, इसके कारण पुरुष प्रधान समाज को भी उन्होंने पूर्ण लेखन करने पर बल दिया है। इसके पश्चात स्त्रियों के जीवन से जुड़े नौकरी, रोजगार, ट्रेड यूनियन, उनके कार्यरत संस्थान, स्त्रियों का पारिवारिक जीवन जैसे विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार करने वाला अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। बच्चों, कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने स्त्रियों के इतिहास लेखन के ऊपर बल दिया गया है कि स्त्रियों की समस्या क्या है, उससे जुड़ी नौकरी, रोजगार, ट्रेड यूनियन, उनके द्वारा कार्यरत संस्था पर स्त्रियों की पारिवारिक जीवन व्यवस्था, विभिन्न पहलुओं पर इतिहास लेखन करना किया जाना चाहिए, अनुसंधान किया जाना चाहिए, ये सबसे पहले उन्होंने बताया है। 1990 के पश्चात दिखाई देता है कि स्त्रियों को एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग मानकर इतिहास लिखे जाने पर बल दिया गया। 1990 के बाद ये दिखाई देता है, पाश्चात्य दिखाई देता है कि स्त्रियों को एक समाज का स्वतंत्र वर्ग मानकर उनके ऊपर भी लेख लिखे जा रहे हैं, उनके ऊपर भी ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, उनका भी इतिहास लिखा जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों हम देखेंगे दूसरा इतिहासकार विचारवंत माइकल फूको। माइकल फूको, देखो इनका जन्म हुआ है 1926 में, मृत्यु हुई है 1984 में। ठीक है, देखो 20वीं शताब्दी के फ्रांसीसी इतिहासकार माइकल फूको के लेखन द्वारा एक नई अवधारणा का उदय हुआ। 20वीं शताब्दी के फ्रांसीसी इतिहासकार माइकल फूको के लेखन द्वारा
इतिहास लेखन की एक नई अवधारणा का उदय हुआ। उसने अपने आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ में यह प्रतिपादित किया कि इतिहास की काल क्रमानुसार अखंड रूप से प्रस्तुति अथवा रचना की पद्धति अनुचित है। उनका जो ग्रंथ, उनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ, क्या नाम है उसका? आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, माइकल फूको। इनका जो ग्रंथ है क्या है? आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। बच्चों ये ग्रंथ याद रखो आप लोग, पेपर में हमेशा इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि असंगत जोड़ी को स्पष्ट सही करके लिखो, असत्य जोड़ी को सत्य करके लिखो, तो पहचानना होता है। उसी के साथ साथ एक संकल्पना चित्र बनाने का होता है, जिसमें जो विचारवंत है उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ होते हैं, जैसे कि माइकल फूको का माइकल फूको लिखा गया, उसके नीचे गैप दिया गया, हमको वहां पर लिखना है आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो इस प्रकार के ये ग्रंथों को हमको ध्यान में रखना जरूरी है। तो बच्चों उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपने नॉलेज ऑफ ग्रंथ में लिखा गया है कि इतिहास की काल क्रमानुसार अखंड रूप से प्रस्तुति अथवा रचना करने की पद्धति अनुचित है। काल क्रमानुसार अखंड रूप से लिख दिया गया, जो प्रस्तुति की जा रही है ये क्या है? अनुचित है। पुरातत्व में अंतिम सत्य तक पहुंचना उद्देश्य नहीं होता। पुरातत्व विभाग में जो प्राचीन काल के तथ्य है, उनको अंतिम उद्देश्य मतलब क्या बोला गया है? अंतिम सत्य तक पहुंचाना उद्देश्य नहीं होता है, अपितु भूतकाल में हुए परिवर्तनों का स्पष्टीकरण करने का प्रयास होता है। जो भूतकाल में जो घटना घटित हुई है, जो परिवर्तन हुए, उसका स्पष्टीकरण करने का प्रयास होता है। इस तथ्य की ओर उसने ध्यान खींचने का प्रयत्न किया। इस तथ्य की ओर उन्होंने ध्यान खींचने का मतलब इस प्रकार से अब इतिहास लेखन किया जाना चाहिए, इस बात पर उन्होंने क्या किया है? बल दिया है। फूको ने इतिहास को उल्लेखित परिवर्तनों को स्पष्ट करने पर बल दिया है। फूको ने जो इतिहास में उल्लेखित प्रश्न है, इतिहास में उल्लेखित प्रश्न है, इतिहास में उल्लेखित जो परिवर्तन है, उनको स्पष्ट करने पर उन्होंने के जो परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन को स्पष्ट करने पर बल दिया गया। अतः उसे इस पद्धति को ज्ञान का पुरातत्व कहा जाता है। इसके कारण उनको इन पद्धति का ज्ञान का पुरातत्व उनको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। इतिहासकारों ने इससे पूर्व मनोविकार, चिकित्सा विज्ञान, कारागार प्रबंधन जैसे विषयों पर विचार नहीं किया, अपितु फूको ने इन विषयों पर इतिहास की दृष्टि से विचार किया। जो इतिहासकार है, जो अनुसंधान करता है, जो अनुसंधान करने के बाद जो इतिहास लेखन करते हैं, वो इतिहासकार। उन्होंने मनोविकार, चिकित्सा विज्ञान, कारागार प्रबंधन जैसे विषयों पर विचार नहीं किया, परंतु फूको ने इन विषयों पर भी बल देने पर जोर दिया है कि इन बातों का भी उल्लेख होना चाहिए। मनोविकार, चिकित्सा विज्ञान, कारागार प्रबंधन, इन बातों का भी उल्लेख होना चाहिए इतिहास में। इस बात पर उन्होंने बल दिया। ठीक है बच्चों, अभी आगे देखते हैं। इस प्रकार इतिहास लेखन की व्याप्ति निरंतर विस्तार पाई जाती है। साहित्य, स्थापत्य, शिल्पकला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला, फिल्म निर्माण, दूरदर्शन जैसे विविध विषयों से स्वतंत्र इतिहास लिखे जाने लगे। फिर ये सब बातों को ध्यान में रखकर बच्चों, इसमें इतिहास लेखन में विस्तार होता चला गया। स्वतंत्र रूप से इतिहास लिखा जाने लगा, जिसमें साहित्य के बारे में इतिहास लिखा जाने लगा, जिसे वाङ्मय कहा जाता है। स्थापत्य के बारे में, शिल्प कला के बारे में इतिहास लिखा जाने लगा, चित्रकला का इतिहास लिखा जाने लगा, संगीत कला का इतिहास लिखा जाने, संगीत कहाँ से जन्म हुआ है, स्थापत्य कहाँ से इस प्रकार की कला अवगत हुई है, साहित्य कला कहाँ से अवगत हुई है, शिल्प कला कहाँ से अवगत हुई है, नृत्य कला कहाँ से अवगत हुई है, नाट्य कला कहाँ से, इनका सबके बारे में इतिहास लिखा जाने लगा। फिल्म निर्माण कला, बच्चों आज हम लोग फिल्मों से बहुत सी ऐसी जानकारी प्राप्त करते हैं। फिल्मों का इतिहास क्या है आपको पता होना चाहिए कि फिल्म निर्माता, कि फिल्म जगत के, फिल्म दृष्टि के जनक, फिल्म जगत के चित्रपट दृष्टि के जनक किसे कहते हैं? दादा साहेब फाल्के। उनके बारे में हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने फिल्में बनाई हैं। विविध विषयों में स्वतंत्र रूप से इतिहास लिखा जाने लगा। ठीक है बच्चों, ये पार्ट यहाँ पर बच्चों अपना खत्म होता है। अभी जैसे कि हम लोग इसके प्रश्न उत्तर भी देख सकते हैं कि प्रश्न उत्तर आप लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से विचित्र विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए कि आधुनिक को पहला है, किताब में आपके स्वाध्याय में है, और बच्चों बोर्ड में हमेशा स्वाध्याय के पीछे के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बाहर के प्रश्न बहुत कम
0.5% ही पूछे जाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए स्वाध्याय के पीछे के जो प्रश्न है उसको अच्छी तरह से याद करके उसको समझना चाहिए। हम लोग इसमें से देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हैं। बच्चों देखो कि रिक्त स्थान में पूछा गया है कि रिक्त स्थान को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। रिक्त स्थान को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। किसको मैंने बताया तुमको बार बार, किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। ओ सॉरी बच्चों, कि इतिहास लेखन का आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कौन है? वॉल्टेयर। कौन सा है? वॉल्टेयर। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? अभी हम इसके बारे में डिस्कस किए, माइकल फुको ने। उसके बाद निम्न में से असत्य जोड़ी से सुधार करके लिखिए कि जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, रीजन इन हिस्ट्री, लियोपोल्ड वॉन रांके, द थियोरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस द हिस्ट्री, और कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है बच्चों? कार्ल मार्क्स। यस सर, चौधरी सर। कार्ल मार्क्स ने कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल है। तो यहाँ पर असत्य जोड़ी कौन सी बच्चों? डिस्कोर्स ऑन द मेथड। यहाँ पर अंडरलाइन, सिर्फ हमको असत्य जोड़ी ही बताना है। असत्य जोड़ी हमको यहाँ पर क्या होता है? बताना होता है। उसको शुद्ध करके लिखना नहीं है, उसको सही करके लिखना नहीं है, हमको 1 मार्क लेने का है। ठीक है, उसके बाद चौधरी सर। हाँ सर। आप जो प्रश्न ले रहे हैं वो दिख नहीं रहा है सर। अच्छा, वो किताब के पीछे है सर वो। अच्छा मैं ठीक देखता हूँ। है, ओके सर। किताब के पीछे सर वो, पेज नंबर 6 में। हाँ तो ठीक है, समय खत्म हो गया तो मैं इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर रहा था। ठीक है, ओके सर। ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोग जैसे कि अब एक किताब के पीछे आपके स्वाध्याय में है बच्चों कि संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए। बच्चों इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि इन विचारवंत को आधुनिक जो यूरोप के विचारक है, यूरोप के जो विचारवंत है, उन सबका नाम याद रखो, उसके इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ याद रखो। असत्य जोड़ी पहचानने के लिए आता है, असत्य जोड़ी पहचानने के साथ साथ इस प्रकार का संकल्पना चित्र बनाने के लिए आता है। क्या आप लोग उसमें देखते हैं कि हमारे किताब का पेज नंबर 6 में जो स्वाध्याय दिया गया है उसमें पूछा गया है यूरोप के महत्वपूर्ण विचारक कौन से हैं। तो बच्चों यूरोप के महत्वपूर्ण विचारक कौन से या हमको इसमें सिर्फ 4 लिखना है तो 4 हम कोई भी विचारक लिख सकते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स, माइकल फुको, वॉल्टेयर, लियोपोल्ड रांके, ये 4 लिख दिए, हमको मिल गए बात ये बातों को। और उसके साथ साथ बच्चों एक टिप्पणी लिखो करके क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित अवधारणा को स्पष्ट करो। जिसे यहाँ पर पूछा गया है कि द्वंद्ववाद, एनएस प्रणाली किसे कहा जाता है? एनएस प्रणाली में तुमको बताया हूं कि एनएस प्रणाली में किस बात को महत्व है। फ्रांसीसी इतिहासकार ने एनएस प्रणाली में सबसे पहले उल्लेख किया है। इसमें उन्होंने बताया कि राजा महाराजाओं की राजनीति, कूटनीति, उनकी शौर्य गाथा, उनकी कथा, इसको उल्लेखित, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित न करते हुए समाज के अंदर चल रही गतिविधियां, व्यापार, उद्योग धंधे, वहां की जलवायु, वहां का संचार, इन सब बातों का उल्लेख उसमें होना चाहिए। इन बातों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अभी हमारे पास समय है। आप लोगों को अगर किसी प्रकार की परेशानी है, कोई दुविधा है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है सर? हाथ उठाओ बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो। हाँ, आप उठाओ बच्चों। किसी को भी कोई परेशानी है तो बच्चों वो पूछ सकते हैं। ठीक है सर, लेक्चर फिनिश करते सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर।